तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 16 RS अग्रवाल 7B क्वेश्चन नंबर 16 कल नहीं हो पाया था, आज करेंगे इसको हम लोग। पढ़ लो क्वेश्चन, सब लोग पढ़ लियो क्या? देखो क्वेश्चन ऐसा ना, एक तो पहले किए थे तुम लोग, लेकिन वहाँ पे जो हमें क्वेश्चन करवाए थे उसमें नाम वाम दिया था, AOB OC ये सब दिया था, इसमें दिया नहीं है। लिखा है प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले ये बताओ कि क्या तुम लोग सप्लीमेंट्री एंगल पहचानते हो? यहाँ लेट गिवन है, या लेटर सपोज दैट कि AB एक स्ट्रेट लाइन है और OC एक रे है जो कहाँ स्टैंड है, AB पर स्टैंड है। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके क्या बना रहा है, 180। तो इसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। व्हेन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब ये बात जो लोग नहीं जानते हो वो क्या करोगे, याद कर लोगे, है ना। पीछे के वीडियो में अपलोड किया गया है, जो लोग नए बच्चे हो वो लोग क्या करो कि पीछे का वीडियो देख के समझ लेना उसको। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? अब सप्लीमेंट्री लिखा है तो कॉम्प्लीमेंट्री याद आया। कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे बैठे कितने बच्चे जानते हैं? जो हाथ उठाइए। तुम नहीं जानते विकास? तो अभी सीख लो। कॉम्प्लीमेंट्री किसे कहते हैं? व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन बोथ द एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर एक एंगल 70 डिग्री का है, दूसरा 20 डिग्री का है, तो दोनों का सम कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये 70 वाला और 20 वाला एक दूसरे का क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, या सिंपली कभी कभी कॉम्प्लीमेंट एंगल कहते हैं हम लोग। उस प्रकार से अगर दो एंगल का सम 180 है तो दोनों एंगल, जैसे एक एंगल मान लो हो गया 160 डिग्री 160 और एक हो गया 20 डिग्री, तो इन दोनों को ऐड करोगे क्या मिलेगा? 180 मिलेगा। 180। तो यह दोनों एंगल एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है, और सिंपली बोले तो सप्लीमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पे सप्लीमेंट्री का बात था, कॉम्प्लीमेंट्री का बात था नहीं। प्रूव करना है कि बाइसेक्टर्स ऑफ, अच्छा बाइसेक्टर वर्ड है तो बाइसेक्टर वर्ड भी जानना होगा। क्या है कि मैथमेटिक्स आसान हो जाता है अगर तुम सब वर्ड से वाकिफ़ हो। वाकिफ़ हो? बाइसेक्टर्स किसे कहते हैं? एक ऐसा रे जो किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, उस रे को एंगल का बाइसेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। बात समझ गए? बाइसेक्टर भी समझ गए, सप्लीमेंट्री भी समझ गए। एक वर्ड यहाँ पे एडजेसेंट है। अगर तुम स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो या स्टार्टिंग से क्लास कर रहे हो लाइन एंगल्स का, तो एडजेसेंट एंगल फर्स्ट क्लास में बताए थे। क्या होता है प्रिया, याद आ गया है? भूल गई ना? एक बात और, अगर हम पढ़ा दें और तुम घर पे जाके उसको रिवाइज नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं? कौन कौन लोग जानते हो? आयुषी को बोलने दो। Two angles are said to be adjacent if number one they have a common vertex, हाँ, number two they have a common arm, and number three their non-common arms are on the either side of the common arm. ठीक है। यानी कि तुम लोग को एडजेसेंट एंगल जो लिखवाए थे, जिनको नहीं याद है या जिनको नहीं पता है वो पीछे के क्लास को देख लेंगे, तो वहाँ पे बताया हुआ है फर्स्ट क्लास में, लाइन एंड एंगल्स के फर्स्ट क्लास में बताया गया है कि दो एंगल एडजेसेंट कहा जाता है यदि टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कंडीशन नंबर 1, they have same vertex. Condition number 2, they have one common arm. Condition number 3, their non-common arms are either side of common arm. देखिए अभी स्टार्टिंग से जो क्लास कर रहा है उसको एडजेसेंट भी पता है, उसको सप्लीमेंट्री भी पता है और उसको बाइसेक्टर भी पता है, तो वो क्वेश्चन समझ जाएगा। जैसे ही ये सब वर्ड पता है तो वो क्या करेगा? क्वेश्चन समझ जाएगा। और क्वेश्चन समझने के बाद जब शिक्षक तुमको, टीचर तुमको बताएंगे बोर्ड पर, तो वो भी समझ में आएगा। इसके बाद अगर तुम करते हो प्रैक्टिस तो एग्ज़ाम में बनेगा, नहीं तो फिर भी नहीं बनेगा। ये प्रोसेस है समझने का, एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाने का। AOB एक स्ट्रेट लाइन माना, OC एक रे हम लोग ले लिए यहाँ पे। यह दोनों एंगल एडजेसेंट है और सप्लीमेंट्री होगा, क्योंकि AOB स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों का सम 180 ही होगा। अब बोला है कि जो एंगल्स बना है एडजेसेंट एंगल्स, एक एंगल है कौन? एंगल AOC। एक कौन एंगल? BOC। यह जो दो एडजेसेंट एंगल्स है इसका बाइसेक्टर, तो इसका बाइसेक्टर हम ये बना दिए। देख रहे हो क्या? इसका बाइसेक्टर ऐसा बना है
कि अब क्या हो गया कि जो ये एंगल है और ये एंगल है आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। फिर BOC जो कि AOC का एडजेसेंट एंगल है, इसका भी एक रे बना दिया ऐसा कि इस BOC को दो इक्वल पार्ट में बांटे, तो ये एंगल और ये एंगल बांट दिया। अभी देखो AOC जो है वो BOC, यह दोनों एडजेसेंट एंगल है जिसमें कि OD बाइसेक्टर है एंगल AOC का और OE बाइसेक्टर है एंगल BOC का। ठीक है, समझ गए सब लोग? अब बोला है क्या कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स, माने कि OD एंड OE दो हो गया तो बाइसेक्टर्स, प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स यानी कि OD एंड OE ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि OD और OE जो कि बाइसेक्टर्स है सप्लीमेंट्री एंगल AOC और एंगल BOC का इंक्लूड्स अ राइट एंगल, मतलब कि यह DOE 90 के बराबर होगा, ये साबित करना है। क्वेश्चन समझिए ठीक से, सब लोग क्वेश्चन ठीक से समझ रहे हो ना? देखो क्वेश्चन ठीक से समझ गया तो आंसर तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं लाइंस एंड एंगल्स के फर्स्ट या सेकंड क्लास में, ये क्वेश्चन हम लोग किए हैं, आज फिर से कर लेते हैं। तो क्या क्या गिवन है यहाँ पे बाबू? गिवन है स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट, तुम लोग इतना स्टाइल मत लिखना, तुम लोग लिखना STRAIGST, हम भी लिख देते हैं। A straight line AOB in which गिवन को और ऊपर लिखना, ये जो है ना ये माथा पर नहीं होना चाहिए, गिवन के राइट में होना चाहिए या नीचे होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं। A straight line AOB in which OC AOB and OC is a ray which stands on it, ये बात हो गया। OD and OE are the bisectors of angle AOC and angle BOC। AOC and BOC रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? क्रमशः, हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रमशः, रेस्पेक्टिवली गिवन। टू प्रूव, तो हमें साबित करना है कि क्या करना है साबित? एंगल DOE इज इक्वल टू, यही बोला है, इंक्लूड अ राइट एंगल। बाइसेक्टर्स जो है वह बाइसेक्टर दोनों किसका? एडजेसेंट एंगल्स का जो बाइसेक्टर OD और OE है यह इंक्लूड करता क्या? एक राइट एंगल को करता इंक्लूड, यही बोला है ना। तो टू प्रूफ हो गया, अभी प्रूफ कर लेंगे। तो प्रूफ तो आसान है, ये प्रूफ पहले कर चुके हम लोग, 2 क्लास या 3 क्लास पहले किए हम लोग। सिंस एंगल AOC प्लस एंगल BOC, यह AOC और यह BOC इज इक्वल टू कितना डिग्री? लीनियर पेयर लिखते हैं आमतौर पे, क्योंकि यहाँ पे वर्ड सप्लीमेंट्री यूज किया है तो आप लोग सप्लीमेंट्री यहाँ पे लिख सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स, या लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं, उसमें दोनों में से कोई लिखोगे गलती नहीं होगा। दैट अभी दिया भी है तो भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल का सम चूंकि सप्लीमेंट्री है तो अब देख रहे हैं कि हाँ भाई दोनों का सम 180 होगा, तो लीनियर पेयर से 180 बोलते हैं। जब स्ट्रेट लाइन में दो एंगल का सम, एक स्ट्रेट लाइन हो और एक रे आया हो, तो दो एंगल जो कि होता है एडजेसेंट उसका सम 180, रीजन क्या होता है? लीनियर पेयर। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स या फिर लीनियर पेयर्स लिख सकते हैं, AOC प्लस BOC। अब चूंकि तुम जानते हो एक बात कि इस A इक्वल टू, तो बोथ साइड सेम क्वांटिटी से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? या बोथ साइड हम लोग सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं क्या? डिवाइड करते वक्त ध्यान रखना है K इज नॉट इक्वल टू 0, K 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर K जाएगा डिनोमिनेटर में तो वह अनडिफाइंड हो जाता है, समझ रहे हो ना? ध्यान देना बाबू। दैट इम्प्लाइज AOC प्लस BOC 180 हो गया, तो दोनों साइड से हाफ से मल्टीप्लाई, या यूँ कहे कि 2 से डिवाइड, तो हाफ से मल्टीप्लाई बोल दे रहे हैं। हाफ AOC प्लस BOC, लेफ्ट इक्वल के लेफ्ट में यदि हम हाफ से मल्टीप्लाई किए तो इक्वल के राइट में भी हमको हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दिए? दैट इम्प्लाइज हाफ एंगल AOC। अच्छा, अब इसको तो तुम
दोनों में से मल्टीप्लाई करोगे। कभी ज़िंदगी में दिखा होगा a इंटू बी प्लस सी, क्लास 8 में पढ़े थे, प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल बाई बाइनोमियल। अब बाइनोमियल मोनोमियल समझते हो ना? बाइनोमियल का मतलब होता है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स, और मोनोमियल का मतलब होता है ओनली वन टर्म। तो इसको इंटू करने के लिए सीखे थे a इंटू बी और प्लस a इंटू सी, और इस लॉ को क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देख लो, जब तुमको हर एक चीज़ पता होगा तो मेरे मुंह से निकला हुआ कोई भी शब्द जब तुम पकड़ने लगोगे तो इसका मतलब तुमको फिर सब कुछ समझ में आने लगेगा। अब हम बोलेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ना, तुम दाँत चियार दो तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। समझ आ रहा बात? तो हाफ AOC, ठीक ऐसे जैसे कि a को b से मल्टीप्लाई किए, हाफ को AOC से और प्लस हाफ को BOC से, इक्वल टू 1/2 इंटू 180, कितना? 90। अब देखो ध्यान देना, हाफ AOC, तुम जानते हो ना कि OD अगर बाइसेक्टर है AOC का तो यह दो इक्वल पार्ट में बांटेगा। मतलब एंगल AOD इक्वल टू एंगल DOC। यदि OD बाइसेक्टर है, किसका बाइसेक्टर है? एंगल AOC का। तो बाइसेक्टर का काम ही क्या है कि दो इक्वल पार्ट में बांटना। तो इसका मतलब ये है कि AOD इक्वल टू DOC। यहाँ समझा दे रहे हैं, OD अगर बाइसेक्टर है, OD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC। इसका मतलब हो गया कि एंगल AOD बराबर है एंगल DOC या COD के, और यह दोनों बराबर होगा हाफ एंगल AOC के। यह बात तुम लोग समझ रहे हो ना? अगर तुमको ठीक बीच से हम आधा कर दें तो जो तुम्हारा दो पार्ट हुआ आधा आधा, आपस में क्या हो गया? बराबर। तो तुम्हारा जो पहला पार्ट है आधा, वह तुम्हारा पूरा जो थे उसका ठीक हाफ हुआ। जो दूसरा पार्ट है आधा, वह भी पूरे पार्ट का हाफ हुआ। सिंपल कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो हाफ AOC का मतलब कि AOC का आधा। AOC का आधा का मतलब या तो AOD ले लें या तो DOC ले लें, पर हमको तो DOE के पास समेटना है अपने बात को। इसलिए हम AOD को छोड़ के और हाफ AOC के बदले में, हाफ AOC के बदले में हम AOD लिख सकते थे या DOC लिख सकते हैं। हम ना DOC यूज कर रहे हैं, तो हाफ AOC के बदले में यहाँ क्या लिखे? DOC या COD एक ही बात है। फर्स्ट क्लास में बात किए थे, एंगल AOB या एंगल BOA। सब कुछ क्लियर हो जा रहा है? सब कुछ क्लियर है? एकदम क्लियर है। अच्छा, वो वाला नहीं क्लियर है, ये बात सब क्लियर है। हाफ BOC, यहाँ पे BOC दिखाई दे रहा है। BOC का हाफ, चूंकि OE बाइसेक्टर है तो BOC का जो हाफ होगा या तो BOE होगा या तो COE होगा। लेकिन हमको तो जरूरत है इसमें समेटना अपने बात को, तो हम COE का इस्तेमाल कर लेंगे। तो हाफ BOC बराबर क्या? COE ओनली। तो एंगल COE इज इक्वल टू कितना डिग्री? यहाँ पर लिखना पड़ेगा रीजन में कि सिंस OD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC एंड OE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOC। बोलो, अच्छा लगेगा BOC। समझ आ रहा बात? इससे ये लिख दिए, क्यों लिखे ये पता चल गया। अच्छा, यहाँ जो लिखे हैं ये ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग कि सिंस OD एंड OE आर दी बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल AOC एंड एंगल BOC रेस्पेक्टिवली। यह जो लिखा हुआ है ना लिटरेचर, यह अलग हो सकता है मेरे से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक समझ गए तुम लोग? DOC प्लस COE को, अब जरा ऊपर देखो फिगर, तो DOC प्लस COE मिल गया, दोनों को ऐड किए तो उसको DOE बोल सकते हैं क्या? दैट इम्प्लाइज एंगल DOE इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि यही साबित करना था, एंगल DOE इज इक्वल टू फुल स्टॉप, नीचे में थोड़ा सा आगे हेंस प्रूव्ड लिखेंगे। जरा देखो वीडियो में यहाँ पे आ रहा है हेंस प्रूव्ड। क्या तुम सब लोग समझ गए क्या इसको? इसको जरा तुम लोग कॉपी कर लो, वीडियो को पॉज करके कॉपी करो। हम इसको इरेज करके नया क्वेश्चन करेंगे। अभी एक क्वेश्चन जो है देखो बोर्ड पे हम दिए हैं, यह एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल से है। लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर इफ PQR इक्वल टू PRQ। PQR ये वाला एंगल इज इक्वल टू PRQ ये वाला एंगल है ना, ये दोनों आपस में इक्वल है। देन वी हैव टू प्रूव एंगल PQS
पी क्यू एस ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल पी आर टी यानी ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर दिखाना है। तो ठीक है, सिंपल है। अभी हम क्वेश्चन तो लिख दिए हैं, ये पहले वाले का सॉल्यूशन था जो अभी हम बोर्ड पे किए हैं, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 16 उसका सॉल्यूशन है ये, इसको इरेज कर दे रहे हैं। और ये यहाँ क्वेश्चन देख लो, नया क्वेश्चन, नंबरिंग नहीं 17 करेंगे इसको, ये पीछे से क्वेश्चन एग्जाम्पल से लिया गया है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखो। सिंस लिख सकते हो क्या, पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर, ये पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू कितना डिग्री, रीजन क्या दोगे, लीनियर पेयर। वेरी गुड, यह समझ रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन है और ये एक रे हो गया, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा ना। ये सब लोग समझ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ देखोगे एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू ये वाला एंगल प्लस एंगल पी आर टी, यह कितना होगा, हाँ ये प्लस ये भी 180 क्यों होगा, ये भी लीनियर पेयर के कारण। ये इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन 2 हुआ, है ना। मान लो कि यहाँ पे 4 बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे पहले फर्स्ट बेंच पे, लेकिन 3 बच्ची से बात करते हैं। अगर तुम्हारा एज इसके एज के बराबर हो और तुम्हारा एज इसके एज के बराबर हो, तो तुम दोनों का एज आपस में क्या हो गया, सिंपल है ना बात, आपस में बराबर हो गया। अगर ये वाला 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये डिपेंड करता है तुम्हारे सोच पे कि क्या लिखोगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 या ऑन कंपेयरिंग या ऑन इक्वेटिंग, ये सब टर्म यूज़ किया जाता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दिस इक्वल टू दिस, यानी कि लिख सकते हैं क्या, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। दैट इम्प्लाइज एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, और पी आर क्यू के बदले में हम देखो तो ये पी क्यू आर का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, यह क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है ना। तो पी आर क्यू इक्वल टू पी क्यू आर, पी आर क्यू इक्वल टू क्या बोल दें, पी क्यू आर, और प्लस पी आर टी को उतार दिए। देखो बाबू कुछ नहीं किए, सिर्फ इसको बदल दिए हैं क्योंकि ये दिया हुआ था, है ना। यहाँ पे रीजन देंगे कि सेंस क्या भाई, कि ये दिया था गिवन क्या, कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू गिवन है ना, गिवन था, ये दिया हुआ था। तो पी क्यू, अब इक्वल के लेफ्ट में पी क्यू आर, इक्वल के राइट में पी क्यू आर, सेम टू सेम, तो कैंसिल कर देंगे। अगर विशेष सोचना चाहते हैं क्यों कैंसिल करते हैं, जरा सोचो, इक्वल के राइट में है पी क्यू आर, अगर ये इक्वल के लेफ्ट में लाओगे तो प्लस है ये, तो क्या हो जाएगा, माइनस। यह लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्लास 8 और 7 में सीखे थे। तो पी क्यू आर प्लस में है, लेफ्ट में आएगा तो माइनस, तो कैंसिल होगा ही। तो हम दोनों तरफ ऐसे सेम कैंसिल कर सकते हैं। क्या बचा हमारे पास रिजल्ट, पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, यही प्रूफ करना था क्या, पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, हेंस प्रूव्ड। वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो, अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अभी एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, जरा क्वेश्चन देख लो सब लोग। लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर ए बी सी डी एंड ई एफ आर 3 लाइन्स कनकरेंट एट ओ। अब यहाँ पे कुछ बच्चे हैं उनको ये कनकरेंट वर्ड नहीं पता होगा, कुछ बच्चे हैं जिनको कनकरेंट नहीं पता होगा। देखो हम जब शुरू किए थे क्लास, किस चीज़ का, ज्योमेट्री का, हम तुम बाबू सुनोगी, यहाँ पे मैं सुनने आती हो ना। जब हम शुरू किए थे क्लास ज्योमेट्री का, तो हम एक बात तुम लोग को बोले थे, याद है? अब कैसे याद होगा, क्या बोले थे, हम बता रहे हैं, बात तो बहुत बोले थे ना हम, बात तो हम बहुत ज़्यादा बोले थे, ऐसे कैसे याद होगा, हूँ कह दिए। तो हम बता रहे तुमको, हम जब शुरू किए थे हम बताए थे उस वक्त, बाबू तुम तो नहीं थी, हम बता दें कि ज्योमेट्री 9th का एकदम स्टार्टिंग से शुरू होता है। अगर तुम 7th में, 8 में, 6 में ठीक से पढ़ाई नहीं किए थे या पढ़ाई किए ही नहीं थे, लेकिन तुमको सिर्फ एक चीज़ आता हो, क्या,
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अगर वो आता हो तो हम तुमको 9th में स्टार्टिंग से सिखा लेंगे। और 9th में अगर मेरे साथ रेगुलर आते हो, क्लास रेगुलर अटेंड करते हो, तो हम तुमको ठीक से सिखा लेंगे। लेकिन हुआ क्या, अब तुम सोचोगे कि अगर ऐसा आप वादा किए थे तो फिर कुछ लोग को कंकरेंट क्यों नहीं पता। वो इसलिए क्योंकि ध्यान करोगे तो याद आएगा कि एक चैप्टर ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर स्किप किया गया है। उस चैप्टर का नाम है यूक्लिड ज्योमेट्री। उसी यूक्लिड ज्योमेट्री में इन सब बातों पर चर्चा किया गया है। हम बताएं कि हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको छोड़ के पहले कहाँ आ गए, यूक्लिड ज्योमेट्री को छोड़ के लाइन्स एंड एंगल्स पे आ गए हैं। जल्दी ही हम अकेले में बैठ के यूक्लिड ज्योमेट्री का वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। एक बार देख लोगे तो तुम लोग को ये सब वर्ड भी क्लियर हो जाएगा। कंकरेंट का मतलब यहाँ पे समझ लें, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तो कंकरेंट जानना ही पड़ेगा। कंकरेंट लाइन्स क्या होता है, बोला है 3 लाइन है ए बी सी डी और ई एफ, वह कंकरेंट है कहाँ पर, एक पॉइंट ओ पर। तो यहाँ ईमानदारी से बताओ, सब लोग हाथ उठाओ, कितने बच्चे नहीं जानते हो कंकरेंट, फट से ईमानदारी से। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हो, वेरी गुड, ठीक है। कुछ लोग जानते हो और ठीक है। अब सुनो, नहीं जानते हो कोई पाप नहीं, आज बता दे रहे हैं, इसके बाद नहीं जानोगे तो पाप। समझे क्या? सिंपल यही है सीखने का तरीका ना। हम नहीं जानते तो क्या करें, मैं नहीं जानता हूँ मैं क्या करूँ, अभी बता दे हम तो सीख लो, नहीं तो फिर गाएंगे कि डूब के मर जा रहे चुल्लू भर पानी में, है ना। तो तुम लोग को बता रहे अभी क्या होता है कंकरेंट। व्हेन 3 और मोर देन 3 लाइन्स, लिख भी सकते हो कोई चाहो तो, अगर नहीं पता है तो। व्हेन 3 और मोर देन 3 लाइन्स passing through a point, then all the lines are called concurrent at a point। क्या बोले हम, एक बार फिर से बोल दे रहे हैं। When 3 or more than 3 lines passing through a point, when 3 or more than 3 lines passing through a point, ए बाबू सुनो यहाँ पे, a point, then all these lines are called what? Concurrent lines, concurrent lines, and the point is called, Point of concurrence। हाँ, जिस पॉइंट से पास कर रहा लाइन, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कंकरेंस। ठीक है, यह बात हम तुमको यूक्लिड ज्योमेट्रिक टॉपिक पढ़ाते वक्त लिखवाते ज़रूर, लेकिन अभी वो चैप्टर ही स्किप किए हैं। यहाँ पे ये वर्ड आया हम बोल दिए। हम क्या कहें, जिनको नहीं पता है कोई बात नहीं, आज बता दिए, आज के बाद ज़िंदगी भर याद रखना, और उसके बाद भी तुम्हारा आत्मा भूत भी उठ के बोले, इतने बार इसको ठीक से याद कर लो, अपने जहन में उतार लो। डू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जहन? नहीं, अपने अंदर उतार लो, अपने अंदर, दिमाग के अंदर उसको बिठा लो, दिल के अंदर बिठा लो। जहन मतलब हिंदी, शुद्ध हिंदी नहीं पता उसका, हम इसको इरेज कर देना। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन करेंगे ऊपर देखो तो यह 3 लाइन है, ए बी सी डी और ई एफ, 3 लाइन है। ए बी और ई एफ एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ पे। तो एंगल ए ओ एफ और एंगल ई ओ बी जो है वह कौन सा एंगल है ना? इस और जानते ही हो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 5y। यह बात तो सब समझ हो ना। अब चूंकि सी डी कौन सा लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के एक तरफ 1 2 यानी 1 2 और 3 एंगल बन रहा है। स्ट्रेट लाइन के एक तरफ 3 बने चाहे 13 बने, 13 मतलब 30, 3 बने चाहे 13 बने, तीनों का सम कितना होगा, हाँ सभी का सम 180 होगा। यहाँ पे 3 ही एंगल है तो तीनों एंगल्स का सम 180। रीजन में क्या लिखोगे, एंगल्स इन द सेम साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। कितना सिंपल है। तो इसको बनाने के लिए क्या करोगे कि वही कैसे होगा कि पहले लिख देंगे कि एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू एंगल ए ओ एफ। रीजन क्या, दैट इज इक्वल टू
बी ओ ई निकाल दिया हम लोग बी ओ ई को। अब क्या करोगे नीपू, जो तुम जानती ही हो, एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी, चाहे बी ओ ई लिख दिया यहाँ पे तो यहाँ बी ओ ई बोलो, एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू, रीजन लिखोगे इस बार, लीनियर पेयर नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? हाँ, एंगल्स इन द सेम साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। खाली एंगल्स इन द सेम साइड पे भी छोड़ सकते हो, बताए थे लास्ट वीडियो में, कभी लास्ट हो सेकेंड लास्ट हो, तुम लोग बता दिए तुम लोग को कि मेरा क्लास अगर सीखना हो यूट्यूब से तो रेगुलर जाना होगा उसको, है ना, 1 by 1। जो बच्चे यहाँ पे नहीं आ पाते हैं, जो दूर रहते हैं पर दिल के पास है मेरे, वो यहाँ से देख सकते हैं। एंगल सी ओ ई के बारे में लिखा है 2y, एंगल बी ओ ई के बारे में हम लोग अभी फाइंड आउट किए कितना 5y, और एंगल बी ओ डी यहाँ पे दिया कितना y 2y इज इक्वल टू 180। दैट इम्प्लाई, इन तीनों को ऐड कर दो, 5 to 7 और 7 to 9, 9y ना, 9y इक्वल टू, therefore that implies y equal to 180 degree by 9, that is equal to 20 degree. We have to find the value of y and that y is equal to 20 degree. उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। लिखना भी तो आना चाहिए ना, लिखने भी आ रहा है ना तुम लोगों को? हाँ, बनाना के साथ साथ लिखने भी आना चाहिए, एग्जाम में लिखना होता है। वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, बात करते हैं। अभी अगला क्वेश्चन यानी कि मिरर वाला क्वेश्चन जो है अभी बोर्ड पे दिया हुआ है, देखना इसको। इन द गिवन फिगर ए बी इज ए मिरर, ए बी एक मिरर है, पी क्यू इज द इंसिडेंट रे, ये जो पी क्यू है वो इंसिडेंट रे है, एंड क्यू आर द रिफ्लेक्टेड रे, और क्यू आर कौन सा रे है? रिफ्लेक्टेड। और दिया गया है क्या कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 112 डिग्री। पी क्यू आर जो एंगल है वो 112 डिग्री है। फाइंड पी क्यू ए, पी क्यू ए ये वाला एंगल हम लोग क्या करना है? फाइंड आउट करना है। बात समझे क्या? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि हम लोग एक नॉर्मल प्लॉट करेंगे, उसका नाम क्या दे दें हम लोग? क्यू एम। क्या नाम दें इसको? क्यू एम। लेट क्यू एम या एम क्यू बोल सकते हैं इसको, क्यू एम या एम क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी, तो एम क्यू बोल दे रहे हैं। लेट एम क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी, तुम लोग पढ़े होगे फिजिक्स में, उसको नॉर्मल कहते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको क्या बोलते हैं? हाँ, वी नो दैट व्हेन अ रे अगर पड़ता है कहाँ पे? मिरर पे, तो वो क्या होता है? देन द रे इज रिफ्लेक्टेड, रे इज रिफ्लेक्टेड। और इन दिस केस एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको फिजिक्स में तुम लोग आई पढ़े हो क्या? आई तो इस आई कहते हैं, एंगल आई, और यहाँ पे इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को, तो आई इक्वल टू आर होता है ना। तो यहाँ पे क्या एम क्यू अगर कर दिए परपेंडिकुलर ए बी, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? कि द एंगल ऑफ इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, हम लोग जानते हैं। दैट इम्प्लाइज, यहाँ पे आई आर बोलने का जरूरत नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल पी क्यू एम। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या बोलेंगे? एंगल आर क्यू एम बोल दो। हाँ, चाहो तो एम क्यू आर भी बोल सकते थे। यहाँ तक हो गया ना? चूंकि दोनों इक्वल है बाबू, दोनों क्या बोल दो? एक्स, क्या बोल दो? और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? से मतलब माना। आमतौर पे मैथमेटिक्स में जब लिखती हो माना शुरू में, तो लिखना पड़ता है लेट या सपोज। वर्ड का इस्तेमाल क्या करते हो? लेट या सपोज, सपोज दैट, ऐसा वर्ड यूज करना पड़ता है। बट जब इस तरह से यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे लेट नहीं चल के से ट्रेडिशनली हम लोग यूज करते हैं। से माना होता है इसका मीनिंग, ट्रेडिशनली मतलब परंपरागत तरीके से। कोई रूल नहीं है कि लाठी लेके बैठ जाएं कैसे से बोले, या कोई लेट लिख ही दिया तो लाठी से माथा फाड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। से मतलब माना, ठीक है, यह परंपरागत तरीके से यूज होता है। तो पी क्यू एम इक्वल टू एंगल आर क्यू एम हो गया। अब बात यह है कि अगर आगे देखें, क्वेश्चन पर जाएं,
तो सिंस यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि एंगल पी क्यू एम प्लस एंगल आर क्यू एम इक्वल टू कितना डिग्री, क्यों, गिवन, यह दिया हुआ है ना बाबू। दैट इम्प्लाइज एंगल पी क्यू एम को और एंगल आर क्यू एम को दोनों क्या बोले हो, पी क्यू एम को x बोले हो और आर क्यू एम को भी कितना डिग्री हो गया, 112 डिग्री। तो यहाँ से तुम x निकाल लोगे, 2x इक्वल टू 112 डिग्री, देयरफॉर x इक्वल टू 112 डिवाइड बाई 2 कितना आया, 56 डिग्री। ठीक है, 56, x इक्वल टू 56, देयरफॉर x पी क्यू एम x है ना यहाँ पे, देयरफॉर एंगल पी क्यू एम इक्वल टू x दैट इज इक्वल टू 56 डिग्री। बात समझे क्या यहाँ पे, या इसको 1 बोल दो इक्वेशन तो इसको 2 बोल दो। ठीक है, तो ये समझ गए चीज़ को। पी क्यू एम निकालना क्या हम लोग को, पी क्यू ए क्या निकालना है, बड़ा आसान सा मामला है पी क्यू ए के लिए। यहाँ पे आ जाओ, एंगल पी क्यू ए इक्वल टू व्हाट, देखो तो एंगल पी क्यू ए प्लस एंगल पी क्यू एम, एक काम करते हैं, यहाँ जगह कम है ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इसके बाद हम ऊपर लिख दे रहे हैं एंगल पी क्यू ए बोले थे, पी क्यू ए जो कि निकालना है, एंगल पी क्यू ए प्लस एंगल पी क्यू एम कितना डिग्री होगा, 90। हाँ ना, होगा ना, क्यों है, क्योंकि जो एम क्यू था वह ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर, नॉर्मल है ये। हाँ, तो यहाँ पे रीजन भी दे सकते हैं कि एम क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, या बोल सकते थे कि एम क्यू इज नॉर्मल, ये बोल सकते हैं। रीजन सटीक होना चाहिए, एम क्यू ए बी पर परपेंडिकुलर है, अतः यहाँ पे इन दोनों एंगल का सम कितना डिग्री, 90 डिग्री। दैट इम्प्लाइज एंगल पी क्यू ए जो कि फाइंड आउट करना है प्लस एंगल पी क्यू एम जो कि यहाँ पे निकाल चुके हैं कितना, 56 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 56 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन दे सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2 में हम इसका नामकरण किए थे। दैट इम्प्लाइज एंगल पी क्यू ए इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 56 डिग्री दैट इज इक्वल टू 34 डिग्री। निकल चुका ना। यह सुंदर क्वेश्चन है, एग्जाम में यह अक्सर क्वेश्चन आता है, तो इसको तुम लोग कॉपी कर लो वीडियो को पॉज करके, और फिर बात करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ऊपर क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, प्रूफ दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ अ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स है बाबू, बाइसेक्टर्स सब लोग जान गए हो, किसे कहते हैं बाइसेक्टर्स, सब लोग जान गए हो ना। और पेयर ऑफ अ एडजेसेंट, पेयर ऑफ अ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जानते हो, जब दो लाइन एक दूसरे को करता है इंटरसेक्ट तो 4 एंगल फॉर्म होता है, जिसमें 2 पेयर अपोजिट एंगल का होता है जिसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और यह दोनों ही पेयर आपस में इक्वल होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, और ये बात हम लास्ट क्लास में किए थे, तुम सब लोग सुने ही होंगे। तो इसमें आप लोग क्या करना है कि प्रूफ दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो पहले एक डायग्राम बनाते हैं वर्टिकली अपोजिट का, ये और ये बना। अब देखोगे यह 2 लाइन जब एक दूसरे को किया इंटरसेक्ट, माना कि इस लाइन का नाम है ए बी और इस लाइन का नाम क्या दिए हम, सी डी। अगर एक दूसरे को पॉइंट ओ पे कट किया तो ये और ये दोनों आपस में क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों क्या हो गया, हाँ, तो अब पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, अ पेयर मतलब ये वाला और ये वाला जब चुन लो तो ये एक पेयर हो गया, और ये दोनों दूसरा पेयर हो गया। यहाँ पे अ पेयर की बात है ना, अ पेयर ऑफ, तो एक पेयर ये दोनों हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। अब बाइसेक्टर, तो इसका बाइसेक्टर क्या होगा, एक रे होगा ना। एंगल AOC का देखो क्वेश्चन समझ में आए तब ना डायग्राम सही बन जाए और फिर क्वेश्चन का प्रूफिंग भी हो जाए। एक नाम लिए हम OE, लेट OE द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, और इसका जो दूसरा एंगल जो इसका पेयर है वह एंगल BOD, इसका बाइसेक्टर कौन, OF।
OE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC एंड OF इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOD। और अब क्वेश्चन पढ़ लो एक बार फिर से कि द बाइसेक्टर्स ऑफ OE और OF बाइसेक्टर्स है ऑफ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यह वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर हो गया, वन पेयर में दो ठो, आर इन द स्ट्रेट लाइन। यह जो बाइसेक्टर्स OE है और OF है यह क्या हो जाएगा, एक ही स्ट्रेट लाइन में होगा, यही साबित करना है। क्वेश्चन समझ गए ठीक से? क्वेश्चन समझना ही मुख्य काम है, बाकी क्वेश्चन तो का सॉल्यूशन तो बन जाएगा। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है कि अरे क्या लिखा हुआ है, किधर पेयर, किधर वर्टिकली अपोजिट एंगल, किधर स्ट्रेट लाइन करें, तो समझ में कम आएगा। उस प्रकार से लिखोगे, अब कुछ ना कुछ लिखोगे, राम रहीम छोड़ दो। तो OE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC और OF इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOD। बाइसेक्टर है तो ये वाला भी इसके क्या हो गया, इक्वल हो गया। सभी बच्चियाँ समझ रही हो ठीक। तो अब लिखें कैसे, गिवन, ये क्या लिखे हम, गिवन AB एंड CD आर टू स्ट्रेट लाइन्स या लाइन्स which intersect each other at O. OE is the bisector of angle and OF is the bisector of angle BOD। हो गया बात यहाँ पे? प्रिया बोलेगी क्या लिखते हैं यहाँ पे, BOD। प्रिया बोलेगी आप यहाँ पे कैसे लिखते हैं, D लगता है ब्रैकेट है, BOD। टू प्रूव, तो साबित क्या करना है कि EOF इज अ स्ट्रेट लाइन। तुम लोग पूरा नाम लिखोगे, स्ट्रेट को एकदम स्ट्रेट लिखोगे, STRAIGHT। हटो हम लिख देते हैं, बेकार लिखते हैं हम, बार बार मिटा मिटा के लिखते हैं हम, भरोसा ही नहीं तुम लोग को होता है। EOF इज अ स्ट्रेट लाइन, कुछ गलती हो गया क्या? टू प्रूफ करेंगे अब कुछ, चूंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं है तो क्या करेंगे अब, प्रूफ करेंगे। प्रूफ में देखो क्या है, EOF स्ट्रेट लाइन हो जाएगा यदि ये वाला एंगल, ध्यान देना एक बार फिर, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। हेलो प्रिया, अगर इन तीनों को क्या दिखा दे, 180 दिखा दे। बाबू देखो यहाँ पे, अगर इन तीनों क्या दिखा दे, 180 दिखा दे, तो हो गया क्या UOF एक स्ट्रेट लाइन। क्योंकि अगर एंगल इन द सेम साइड का सम 180 हो गया, मतलब ये पक्का क्या है, स्ट्रेट लाइन है, कोई शक? तो अब शुरू करते हैं अंतराक्षरी। देखोगे हम लिखे क्या इसको, एंगल AOC, ध्यान दो, AOC प्लस एंगल COB या BOC। एंगल COE बोल रहे हैं, एक तरफा चल रहे हैं, COB को BOC बोल सकते हैं। एंगल AOC प्लस COB प्लस BOD प्लस एंगल DOA कितना डिग्री होगा? क्यों बोले, रीजन क्या बोले? हाँ, एंगल्स अराउंड अ पॉइंट। इतना इंग्लिश भी बोलने की जरूरत नहीं है इस केस में, लेकिन ठीक है, सराउंड भी बोले तो ही काम चल जाएगा। सिंपल कम इंग्लिश मैथमेटिक्स में, नहीं तो क्या पता मैथ वालों का अंग्रेजी कमज़ोर हो जाता फिर, जैसे कि मेरा देखो सुभान अल्लाह। तो एंगल्स अराउंड अ, आधा पे जाके स्पेलिंग ही भूल जाएंगे, एंगल्स अराउंड अ पॉइंट। तो तुम जानते ही हो कि एंगल्स अराउंड अ पॉइंट 360 डिग्री होता है। तो हम क्या किए, बाइसेक्टर वाले को इग्नोर करके पहले AOC, COB, BOD और DOA लिखें। मतलब जो चार ठो एंगल्स बना है दो लाइन के इंटरसेक्ट होने पे, वो लिखे हम लोग। दैट इम्प्लाइज, अब देखना तो, अब टारगेट मेरा ये है कि हम बस AOC को और जो भी लिखे हैं हम, BOC, BOD, AOD जो भी लिखे हैं, BOC की जगह पे COB लिखे हैं, जो भी लिखे उसको हम आधा कर दें। अगर OE बाइसेक्टर है, OB क्या है, तो हम प्रयास हमारा ये रहेगा कि हम लोग इसको ये प्लस ये प्लस ये कर दें। देखना तो AOC को हम बोल सकते हैं क्या, 2 एंगल COE EOC बोलेंगे इसको हम। ध्यान देना, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये। हम बस एक लाइन तुमसे जानना चाहते हैं, मेरा जो भी बात लिखा हुआ रहता है बोर्ड पे
मेरा हर एक शब्द, मेरे मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द तुम्हारे लिए कानून की तरह लागू होता है, और तुम लोग उस कानून को भली भांति समझ रहे हो ना। यह जो डायलॉग है वो बोला गया है, मूवी का नाम भूल गए, एक रिश्ते, शायद अमिताभ बच्चन के द्वारा अक्षय कुमार को बोला गया था। बेटा बहुत झाँव झाँव कर रहा था बाप पे, तो बाप बोला बेचारा कि मेरे मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द इस घर में एक कानून की तरह लागू होगा। बेटा रहना है तो आराम से रहो, नहीं तो घर से निकल जाओ। निकाल दिया घर से। ध्यान से पढ़ाई करो, नहीं तो तुम लोग को भी घर से निकाल दिया जाएगा। पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना। AOC एंगल AOC को ध्यान दे तो एंगल AOC को हम 2EOC बोल सकते हैं, हाँ या ना। जिन बच्चों को लगे कि नहीं बुझाया, समझ में नहीं आया, वही बात करें। हाँ बोलो, नहीं आया समझ में, वेरी गुड। नहीं समझ में आएगा तभी तो हम बताएंगे। जब तुम विद्वान हो तो फिर बताएं कैसे, है ना। जब तुम समझ जाओगे तो हम बताएं कैसे। तो कुछ बच्चे ऐसे मेरे पास होने चाहिए जो कि कहें कि हम नहीं समझ पाए, ठीक है। नहीं, जब झूठ नहीं बोलना है, वो तो हम आंखों में देख लेते हैं। AOC और आंख निकाल के फिर गोटी खेलेंगे। AOC जो देख रहे हो बाबू, AOC जो तुम लोग देख रहे हो बच्चे, देखना तो वही बाइसेक्टर है ना। तो ये और ये बराबर होगा ना। जब ये और ये बराबर होगा तो यह पूरा किसी एक का दुगना नहीं हुआ क्या। हेलो, जब ये और ये बराबर, सपोज करो कि ये है 30 डिग्री 30 और ये है 30 डिग्री, तो ये जो 30 है और जो 60 हो गया ना पूरा, तो 60 30 का डबल है कि नहीं है। ये बहुत बड़ा बात नहीं है, ये सिंपल बात। देखो बाबू एक बार फिर से, ये 30 है तो ये भी 30 होगा क्योंकि ये बाइसेक्टर है। तो ये पूरा कितने का हो गया, 60 डिग्री। यह 60 30 का डबल है कि नहीं। तो यह AOC COE और EOA का डबल है कि नहीं है ना। तो जरूरत पड़ने पे हम AOC को इसका डबल लिख सकते हैं क्या। नहीं समझ में आया ना बात, झूठ नहीं बोलना, जल्दी बोल दो, टाइम खत्म हो जाएगा फिर। ऐसा समझ में क्या, यह AOC इसका दोगुना नहीं है क्या, क्योंकि यह बीच से बांटा है ना, है ना, बीच से बांटा है बराबर में। तो ये जो है छोटा वाला इस पूरे का आधा है, ये छोटा वाला पूरे का क्या है, तो बड़ा वाला छोटे का क्या है, डबल है। यह कॉन्सेप्ट सिंपल है, ठीक। तो AOC को लिख सकते हैं 2EOC। ये हमारा क्या लिखा है, BOC ना, या COB लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो COB को COB छोड़ो, BOD में OF बाइसेक्टर है, तो BOF को 2 से गुना करेंगे तो क्या BOD हो जाएगा क्या। हेलो, अगर OF बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल है बराबर। अगर हम BOF में 2 से गुना करें, 2 टाइम्स कर दें, तो क्या वह BOD के बराबर हो जाएगा। नहीं पता चल रहा क्या, बोलो। सिंपल बात है भाई। देखो, अगर ये मान लो 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तुम्हारा ध्यान नहीं है इसलिए नहीं समझ पा रहे हो, तुम कुछ और सोच रहे हो। BOF 30 है और DOF 30 है, तो BOF 30 है, एंगल BOF इक्वल टू 30, सपोज दैट बोल रहे हैं हम, और एंगल DOF भी 30 हो ही जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि OF क्या है, बाइसेक्टर। तो BOD, एंगल BOD कितना होगा, 2 इंटू 30 होगा ना। यानी कि कह सकते हैं क्या, 2 इंटू एंगल BOF, या कह सकते हैं 2 इंटू एंगल DOF। लेकिन हमको इसका जरूरत है, किसका, BOF का। मेरी बात समझ रही हो काजल, नहीं ना। अगर कोई नहीं समझेगा तो फिर बदल के बाद समझा देंगे। BOD को, चूंकि BOD में OF बाइसेक्टर है, तो BOD इस एंगल का क्या है, डबल है। तो हम बोल सकते हैं BOD के प्लेस पे क्या, 2 एंगल BOF। 30 नहीं, 30 तो एज्यूम किए थे, 2 एंगल BOF, ठीक है ना। किसको बोले हम, BOD को। क्यों बोले हम, क्योंकि OF क्या है, बाइसेक्टर। AOC को हम क्या बोले हैं, 2EOC। क्यों बोले हैं, क्योंकि OE क्या है, बाइसेक्टर। COB को कॉपी कर दिए। एंगल DOA को, चूंकि यह और यह वर्टिकली अपोजिट एंगल है क्या, तो हम DOA को हम बोल सकते हैं क्या, COB, एंगल COB इक्वल टू 360। रीजन देंगे हम आराम से, पहले ये सिंप्लीफाई कर लें, रीजन देंगे ठीक से। देखो तो क्या है ये, 2 एंगल EOC प्लस COB और COB, देखो तो कितना,
2 एंगल COB और प्लस बच गया 2 एंगल BOF इक्वल टू कितना डिग्री, दैट इम्प्लाइज 2 कॉमन ले लेंगे तो एंगल EOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल इक्वल टू कितना 360 हुआ ना। दैट इम्प्लाइज एंगल EOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल इक्वल टू, यह 2 इंटू में है राइट में जाएगा तो 360/2 यानी कितना डिग्री 180। नीचे वाला आ रहा है क्या वीडियो में। दैट इम्प्लाइज, देखो बच्चे ये जो लिखे हो ना EOC, क्या लिखो ये EOC देखो तो EOC प्लस COB प्लस BOF इक्वल टू 180 और यह तीनों एंगल एक लाइन के एक साइड में है। अगर तीनों एंगल का सम 180 होगा तो नो डाउट दैट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। दैट इम्प्लाइज EOF इज अ स्ट्रेट लाइन, हैंस प्रूव्ड। मेरी बात समझ में आई? हैंस प्रूव्ड। रीजन यहाँ पे जो लिखे हैं 2 AOC को, इसके लिए क्या होगा कि सिंस OE इज द बाइसेक्टर, OE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC। ये जो यहाँ पे लिखे हैं हम अगला 2 BOF, वो क्यों लिखे हैं? क्योंकि OF इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOD, BOD। और एक और बात लिखे हैं यहाँ पे DOA को COB लिखे हैं, DOA को यहाँ भी लिखे, क्यों भाई? तो DOB फिर से कहाँ था, भुला गया, चला गया, कहाँ लिखे हैं हम? यहाँ पे ना, हाँ DOA था, DOA को क्या लिखे हैं हम? COB। तो लिखेंगे यहाँ पे DOA इक्वल टू एंगल COB, क्यों भाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो तीनों रीजन दिए यहाँ पे साफ साफ। अभी शिक्षक समझ जाएंगे कॉपी जांच करने वाले कि ये तुम जो है क्यों लिखे हो, तुमको फुल मार्क्स। मेरी बात समझ में आ गई सब? जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लो, फिर बात करते हैं। आज का आखिरी सवाल बोर्ड पे लिखा हुआ है, इन द गिवन फिगर रे OC। देखो बच्चा, यह एक रे है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, एंगल AOB हुआ, इसका ये जो रे OC है क्या है? बाइसेक्टर। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो गया? इक्वल। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये x है तो भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा ना। यह बात तो तुम समझ रहे हो क्या सब लोग? इसके बाद देखोगे आगे लिखा है क्या? एंड OD इज द रे अपोजिट टू OC, और OD एक रे है OC के जस्ट अपोजिट है, तो ये स्ट्रेट लाइन तो होगा ही। शो दैट एंगल AOD मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल BOD मतलब ये वाला एंगल। क्वेश्चन ठीक से समझ गए क्या? तो इस क्वेश्चन को अगर तुम समझ गए तो इसके बाद हम लोग अब इसको बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे देखना। सिंस एंगल BOD प्लस एंगल BOC कितना डिग्री? 180। रीजन क्या दोगे? वेरी गुड, लीनियर पेयर। एंड यहाँ देखोगे एंगल AOD प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू, रीजन क्या दोगे? लीनियर पेयर। इसको इक्वेशन 1 बोलो, इसको जैसा अभी कुछ देर पहले बात किए थे कि अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये दोनों फिर आपस में क्या होगा? ये भी 180 है, ये भी 180 है, दैट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल होगा। यह बात तो सब समझ जाओगे। तो लिखते हैं ऑन इक्वेटिंग 1 and 2, या फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट, क्या पाते हैं भाई? कि एंगल BOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD। प्रिया यहाँ पे D लिखे हैं, तुमको ब्रैकेट दिखाई देता है, तुम्हारे चलते हमको 5 बार इरेज करके लिखना पड़ रहा है। BOD BOC AOD, हाँ पता चल ही जाएगा रोज देखोगी तो। और यहाँ पे क्या है बाबू? एंगल AOC। दैट इम्प्लाइज, यहाँ यह लाइन तो सबके समझ में आया ना?
अब चूंकि यहाँ पे लिखा है क्या कि ये OC बाइसेक्टर है तो BOC और AOC तो यहाँ देखो चुपचाप नहीं बोलेंगे, सर बोल दिया। वो तो नारा है ना। जब किनका भाई RJD का एंगल BOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। AOD कहाँ है? AOD यहाँ पे है ना, AOD तो इसको छोड़ दो, AOD को जो इक्वल दिया है उसको AOC है यहाँ पे, AOC को हम BOC लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ बस बदल दें, AOC को क्या बोल दिए? BOC। क्यों भाई? तो सिंस OC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। किसी को दिक्कत तो नहीं है? सब लोग समझ रहे हो ना? सब लोग, सब बच्चे? ठीक है। दैट इम्प्लाइज, अभी यहाँ पे देखो तो ये BOC के आगे प्लस है प्रिया, और यहाँ पे BOC के आगे प्लस है, सेम साइन कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? एंगल BOD इक्वल टू, प्रूफ क्या करना था? वही AOD इक्वल टू BOD, A इक्वल टू B या B इक्वल टू A, यहीं पे लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। और नहीं मन माने तो AOD इक्वल टू एंगल BOD, यह साबित हुआ। लिखेंगे क्या यहाँ पे स्टाइल में? हैंस प्रूव्ड। क्या समझ में आया क्या? वीडियो को पॉज करके इसको भी उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए कॉपी पे। आज अभी लाइंस एंड एंगल्स का जो एक्सरसाइज ये जो भी चल रहा था ये हम समाप्त किए हैं। तुम क्यों नहीं लिख रहे हो बाबू? ये हम समाप्त कर दिए। कल के क्लास में, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे इसी चैप्टर का। एक अगला एक्सरसाइज है, नाम है क्या उसका? पैरेलल लाइंस। तो कल के क्लास में हम लोग बात करेंगे पैरेलल लाइंस का, और जो लोग को कुछ दिक्कत हो रहा होगा वो पीछे का वीडियो जाकर देखेंगे। तो फिर मिलते हैं ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल। पैकअप।